गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम होब्स को पढ़ चुके हैं, जिन्होंने हमें सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताया कि किस तरीके से जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति में एक सहायक होता है। क्योंकि अपन जिस तरीके की अपन बात करते हैं उसमें अगर अपन देखें तो जो मेन बात है या जो मुख्य इसका बिंदु है उस पर अगर अपन फोकस करें तो हम ध्यान में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो सिद्धांत है जितने भी, ये सारे के सारे इसी पर टिके हुए हैं कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत मतलब जो राज्य की उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई है। अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये राज्य की उत्पत्ति मानते हैं कि समाज में आपस में एक समझौता हुआ, उसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। और इसके बारे में तीन लोगों ने अपने बहुत ही तर्कशील जो बातें हैं वो रखी है। तीनों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का जो फाइनली जो टारगेट है वो सामाजिक समझौता ही है, जिसमें से अपन होब्स को पढ़ चुके हैं। जिसमें अपन ने देखा था कि होब्स है वो किस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी पैरोकार करते हैं। वो कहते हैं भी जो समाज और राज्य है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो एक प्राकृतिक युग की कल्पना करते हैं, फिर सामाजिक समझौते की बात करते हैं और सामाजिक समझौते से फिर वो राज्य की, यानी जिसको होब्स कॉमनवेल्थ बोलते हैं, उसकी वो स्थापना करते हैं कि कॉमनवेल्थ की स्थापना के माध्यम से ही ये राज्य है उसकी स्थापना हुई है। और फिर किस प्रकार से जो सामान्य जीवन है वो चलता है, किस प्रकार होब्स है वो उसकी आलोचनाएँ भी होती है। और फिर अपन उसमें जो व्यक्तिवाद है उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। अब जो अपना इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए अपन लोक को पढ़ते हैं, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत के दूसरे बड़े प्रकार माने जाते हैं। होब्स के बाद में लोक ने ही सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया था। तो अगर अपन लोक के बेसिक की बात करें, सामान्य अगर अपन जीवन परिचय की वगैरह की बात करें, तो लोक का जो जन्म है वो 1632 में हुआ था, कैरिंगटन नामक जगह पर। पिता थे वो सरकारी नौकरी में थे और खुद ने अध्ययन किया। इनके पिता तो चाहते थे कि ये कहीं पर मतलब नौकरी लग जाए, लेकिन इन्होंने बहुत ही मतलब अपने एक अलग दिशा की तरफ काम किया और राजनीतिक विचारक के रूप में। और जब 1688 में जब क्रांति हुई तो उस क्रांति का लोक ने समर्थन किया, और इसी के कारण है वो लोक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक तौर पर इस क्रांति का बहुत बड़ा समर्थन मतलब किया था। लोग के जीवन पर की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, जो उनकी लेखन शैली पर भी प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने जीवन के जो पहले भाग में जो महान जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसको देखा। जैसे उसने अपने बचपन में गृह युद्ध को देखा, जब ये बड़ा हुआ तो क्रोमवेल का शासन देखा और राजतंत्र की पुनर्स्थापना वगैरह इन सब के दिनों ने देखा। और जब बुढ़ापे में 1688 में इन्होंने गौरवपूर्ण जो क्रांति है उसको भी देखा था। तो लोग अपने प्रारंभिक अनुभवों के कारण हिंसा और अतिवाद के प्रति वो गंभीर रुचि इनकी उत्पन्न हो गई थी। और लंबे टाइम तक वीग विचारक होने के साथ साथ वीग विचारक के साथ रहने के कारण उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। और लोग उन्होंने अन्य जो विशेष प्रभाव है वो 17वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में यूरोप में जागृत होने वाले नवीन वातावरण का प्रभाव भी लोग पर काफ़ी पड़ा था। इस युग में धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता की जो जगह है वो सहिष्णुता ने इन पर विशेष छाप छोड़ी थी। और एक इस तरीके की जो अध्ययन पद्धति है वो लोग ने निकाली थी, जिनमें इन्होंने अपने आधार पर जो व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी, प्रजातंत्रवादी, संसदवादी जो अपने अपने पक्ष है वो मजबूत करते हैं। लोक की अगर अपन रचनाओं की बात करें तो लोक मुख्यतः जो इन्होंने मतलब राजनीति पे, धर्मशास्त्र पर, अर्थशास्त्र पर, शिक्षा पर, दर्शन पर अनेक 30-35 किताबें इन्होंने लिखी है। और ये जो सारी बुक्स है ये इनकी 50 साल की उम्र के बाद ही लिखी गई थी। और इन्होंने हॉलैंड जब ये चले गए थे, हॉलैंड से आने के बाद में इनकी लेखक के रूप में इनके जो मुख्य जो अपन अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन जैसे मुख्य अगर 5-6 किताबों का मैं उल्लेख करता हूँ, जैसे एक लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में किताब पब्लिश हुई। सेकंड फिर टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो महत्वपूर्ण किताब है, सबसे महत्वपूर्ण किताब है लॉक की, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। किताब का नाम एक बार यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। 1619 में पब्लिश हुई किताब थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इनके अलावा इन्होंने जो
ऐसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक किताब लिखी है। टॉलरेंस पे इन्होंने 2-3 लेटर लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड लेटर ऑन टॉलरेंस, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस, और द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना नामक की किताब भी इन्होंने लिखी है। जो महत्वपूर्ण किताब है टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इनकी प्रथम खंड में है वो लोग जो देवी इनके जो देवी अधिकार और पदाधिकार है उनका खंडन करते हैं, और दूसरे खंड में इन्होंने सरकार की उत्पत्ति, उसके स्वभाव और कार्य क्षेत्र का विवरण करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो चर्चा है वो लोग अपने इसमें करते हैं कि, और जो प्रच्छन्न रूप से जो लोक का उद्देश्य है वो होब्स का खंडन करना, छिपे हुए रूप में अगर अपन देखना चाहें तो लोक का उद्देश्य है वो होब्स का खंडन करना था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाद में स्पष्टतः है उन्होंने लेवियाथन के तर्कों का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें समरण के रूप में उन्होंने अपने बहुत सारे विचार है वो उन्होंने रिचर्ड हुकर का रीडिंग था, जैसे उन्होंने विचारों के लिए किताब है रिचर्ड हुकर की द लॉ ऑफ एसेंशियल पॉलिटी, इनके भी उनको वो रिचर्ड हुकर की रीडिंग थी और इसको स्वीकार भी करते थे। और लोक है वो होब्स के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सामाजिक सिद्धांत से सहमत था, और लेकिन होब्स के दर्शन के कारण प्रत्येक आधार पर सिद्धांत का वो आधार सिद्धांत का है वो मतलब होब्स लॉक है वो विरोधी रहे हैं। अब अपन अगर लॉक की बात करें तो बेसिकली लॉक को शानदार क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। शानदार क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। 1688 में जब क्रांति हुई, शानदार क्रांति 1688 में जब राजा जेम्स सेकंड राजपद छोड़कर चले गए, तब संसद ने उनकी बेटी और दामाद मेरी और विलियम्स को आमंत्रित करके उनको राजपद दे दिया गया। यानी एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें लोगों के मतलब उस टाइम का जो माहौल था वो देखा गया, और उसमें उन्होंने उसको जेम्स सेकंड है वो राजपद छोड़ के चला गया तो उसकी बेटी और दामाद को बुला करके राजपद दे दिया। और फिर संसद ने अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स पास किया, जिस पर राजा और रानी ने हस्ताक्षर किए। तभी से संसदीय प्रभुसत्ता महत्वपूर्ण चीज़, तभी से संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, और इसी को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। जॉन लॉक है वो संसद के नेता थे, और जॉन लॉक है वो संसद के नेता थे, और इसी विषय पर उन्होंने सिविल गवर्नमेंट सेकंड का खंड लिखा है। जिस किताब की मैं बात कर रहा था इसका पूरा नाम यही है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट या सिविल गवर्नमेंट जिसको बात करते हैं उसका सेकंड खंड है। उस 1691 में इन्होंने यही किताब लिखी थी। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो लोक है उन पर जो तात्कालिक व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब अपन बात करते हैं लोक का राज्य का सिद्धांत। अब क्या है कि लोक ने होब्स की शैली अपनाई है, और इसीलिए वो कहते थे कि एक कल्पित प्राकृतिक युग में समझौते के फलस्वरूप समुदाय, वहाँ पर कॉमनवेल्थ है, यहाँ पर ये समुदाय की बात कर रहे हैं, समुदाय की स्थापना हुई है। कि कल्पित युग में एक समझौता हुआ जिसके कारण समुदाय की स्थापना हुई है, लेकिन उसका वर्णन है वो होब्स के वर्णन से बहुत अलग है। ये ध्यान देने वाली बात है कि होब्स का जो वर्णन है वो लोक के समझौते से बहुत अलग तरीके का वर्णन है, वो ये करते हैं। जो इनका वर्णन है वो होब्स के तरीके से बहुत अलग तरीके का वर्णन है। अब बात करते हैं ये प्राकृतिक युग की, कि प्राकृतिक युग है वो किस प्रकार का। जैसे अपन ने अगर होब्स के प्राकृतिक युग की अगर अपन बात करें तो होब्स कहता है प्राकृतिक युग जो है वो बड़ा ही मतलब एक तरीके की कल्पित अवस्था है, जिसमें नया समाज था, नया राज्य था, नया सरकार है, निपट मारामारी थी, स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं थी, मतलब
और न संपत्ति, न कोई कृषि, न व्यापार, न ज्ञान, न कुछ। मतलब मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वो अकेला, गंदा, विवश, पशुतुल्य और छोटा है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो लोगों को सूचित करता है कि जो चाहो सो करो। यानी एक बहुत भयंकर अराजकता की स्थिति की बात है वो लोग करते हैं अपने प्राकृतिक युग में। लेकिन हॉब्स करते हैं। लेकिन लोग जिस तरीके की प्राकृतिक व्यवस्था की या युग की बात करते हैं वो ये है कि लोग के अनुसार प्राकृतिक युग बड़ा शांत है। यानी प्राकृतिक सिचुएशन कैसी है? बहुत ही शांत है। प्राकृतिक युग जो है वो बड़ा शांत है। सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते हैं। सारे लोग अब वो शांतिपूर्वक तरीके से मिलजुल कर रह रहे हैं। इसलिए समाज भी है। हॉब्स बात कर रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि समाज भी है यहाँ पर। और उसको इन्होंने नागरिक समाज का नाम दिया है कि नागरिक समाज जैसी स्थिति है। कहा है सभी को 3 अधिकार प्राप्त है। 3 अधिकार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का, संपत्ति का और जीवन का। 1 नंबर पर लोग रखते हैं संपत्ति को। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 3 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं, स्वतंत्रता का, संपत्ति का और जीवन का। जो पहला अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। अब लेकिन एक असुविधा है कि अब वो असुविधा क्या है? लेकिन एक असुविधा भी है कि इन अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती। और इसी असुविधा को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। अब होब्स लोग जो है वो जिस सामाजिक समझौते की बात करते हैं उस सामाजिक समझौते के अंतर्गत यही है कि जो देखो सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि होब्स वाले सामाजिक समझौते की तो सीधी सीधी बात समझ में आती है कि स्थिति ऐसी थी जिसमें किसी का, हर एक व्यक्ति का क्षणिक जीवन है। उसको पता नहीं है कि इस क्षण हूँ, अगले क्षण रहूँगा या नहीं रहूँगा, ऐसी स्थिति है। लेकिन इनकी जो लोग की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। लोग क्या कहते हैं कि प्राकृतिक युग बड़ा शांत था और लोग मिलजुल कर रहते थे, तो फिर समझौते की क्यों जरूरत पड़ी? क्या स्थितियाँ पैदा हुई? अब क्या देखो, लोग ये मानते हैं कि समाज है वो युद्धरत नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश वो एक ऐसा समाज था जिसमें शांति की पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। हाँ, चल रहा था, भले लोग थे इसलिए चल रहा था तो शांति, लेकिन शांति की व्यवस्था नहीं थी। उस समाज में भी कुछ व्यक्ति है जो नीच थे, जो समय समय पर समाज की शांति भंग कर देते थे। यानी वैसी स्थिति में भी समाज की शांति और टाइम टाइम पे भंग होती थी। प्राकृतिक अवस्था में हालांकि सभी स्वतंत्र थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी जिसमें सभी को भय बना रहता था। उस समय की 3 प्रमुख, अगर अपन बात करें तो 3 प्रमुख अव्यवस्थाएं थी या असुविधाएं थी जिसके कारण सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी। पहला, प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्राकृतिक जो नियम था उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी और उसकी परिभाषा करने वाला कोई योग्य अधिकारी भी नहीं था। और दूसरी बात कि उसका कोई योग्य अधिकार नहीं था। तीसरा, ऐसा कोई नहीं था जो उसे प्रभावशील रूप से लागू कर। इसलिए अगर अपन देखें तो स्पष्ट ये होता है कि प्राकृतिक अवस्था में विभिन्न व्यक्ति बुद्धि और स्वार्थ भावनाओं के वशीभूत होकर प्राकृतिक नियमों की विधिवत रूप में व्याख्या करते हैं। और प्राकृतिक नियमों की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं हो पाती थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक नियम और इसके अनुरूप निर्णय को लागू करने की दृष्टि से किसी भी साधन या संस्था का अभाव था। स्थिति यह भी थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियम को लागू करने और उसे भंग करने वालों का दंड देने का अधिकारी था। यानी कोई नहीं था और सारे ही अधिकारी थे और स्वयं ही अपने मामलों का वह न्यायाधीश बनता था। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न्याय और न्याय पद्धति की एकरूपता संभव नहीं थी। परिणामतः जीवन है वो असुरक्षित और अनिश्चित होने लगा। इन्हीं सुविधाओं का अंत करने के लिए और अनिश्चितता और गड़बड़ी को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन को दंड करने वाले को एक निष्पक्ष सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग को प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों से हटा करके अपेक्षाकृत निष्पक्ष व्यक्तियों को सौंप देने का एक अच्छा कारण मिल गया और उसी के द्वारा वो सामाजिक समझौते की स्थापना हुई। नेक्स्ट वीडियो में आप अपने सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ेंगे कि लोग है वो किस प्रकार के सामाजिक समझौते की पालना करते हैं या किस प्रकार से अपने सामाजिक समझौते की कल्पना करते हैं। बड़ा ही एक मुश्किल दौर है वो संसार और भारत है वो महसूस कर रहा है। समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें और राज्य और भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद का और अपने आसपास के माहौल का, सब जगहों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।